तो देखो, अपन को पढ़ना है हमारी जो संविधान सभा थी उसकी जो कार्यशैली थी, कार्य करने की जो शैली थी, स्टाइल थी, उसको देखना है कि वो किस तरह से काम करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे लोकप्रिय सत्ता का वास्तविक आधार क्या था, वैध सैद्धांतिक मतभेद और मुख्य विषय क्या थे, और यानी कि वैलिड थ्योरेटिकल डिफरेंसेस एंड कोर टॉपिक्स क्या थे, और ये द सोल एक्सेप्शन क्या था, और ये सार्वजनिक विवेक और बहसों का दस्तावेजीकरण, पब्लिक रीजन्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, समझते हैं इसको। कल हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, बनी कैसे थी, है ना, और हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसका जब गठन हुआ तो वो जितने भी देश में वर्ग थे, जितने भी क्लासेस थी, सभी क्लास से लोगों को क्या किया गया था, संविधान सभा के लिए चुना गया था। यानी कि उसमें जो रिप्रेजेंटेशन था वो लगभग देश के हर एक वर्ग का था, है ना, चाहे वो तुम्हारे किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे एकदम निचली जातियों से हो, सबका रिप्रेजेंटेटिव उसमें था। लेकिन केवल रिप्रेजेंटेटिव होने से बात नहीं बनेगी, उसके आगे हमें उनका काम करने का तरीका भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इनका काम करने का तरीका कैसा था। ठीक है, तो देखो ये लोग किस तरह से, जब संविधान बनता था तो किस तरह से बहस करते थे, है ना। जैसे कोई भी नियम या कोई भी क्लॉज इसमें डालने वाले हैं संविधान में, तो ये लोग क्या करते थे, ऐसे नहीं कि क्लॉज आया और डाल दिया, हमारा ये करने का मन कर रहा है ये लिख दो संविधान में, ऐसा नहीं होता था, है ना। तुम अगर कोई सुझाव दे रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर उस पर क्या होता था, बहस होती थी पूरी संविधान सभा में, और बहस के साथ साथ ही उसको पब्लिकली भी बहस के लिए बोला जाता था कि हमने तो बहस कर ली, लेकिन जनता से भी तो पूछ लो जनता की राय क्या है। तो उसको अखबारों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न पर, हर जगह उसको क्या किया जाता था, खबर को फैलाया जाता था कि हम संविधान सभा में ये क्लॉज, संविधान में ये बात जोड़ने वाले हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना। तो फिर वो जो भी है, आपका जो भी मत होगा, आपका जो भी राय होगी, वो राय उनको क्या करेंगे, देंगे। तब इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के वो चीज़ें क्या होती थी, संविधान में डाली जाती थी। ठीक वैसे ही जैसे मान लो आपका स्कूल है और आपके स्कूल में 20 बच्चों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक स्पोर्ट कैप्टन है और एक तुम्हारा कल्चरल कैप्टन है, कल्चरल टीम का कैप्टन है, एक स्पोर्ट कैप्टन है। अब कोई बजट आया पैसे के लिए, स्पोर्ट कैप्टन कह रहा है कि सारा का सारा पैसा किस पर ख़त्म होगा, जो खेल का मैदान है उसको अच्छा बनाने में ख़त्म होगा। लेकिन जो कल्चरल कैप्टन है वो कह रहा है नहीं, सारा का सारा पैसा किधर लगेगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ को अच्छा करने में लगेगा, है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, तो ये तो इनमें मतभेद हो गया, अब बहस हो रही है कि पैसा कहाँ पर ख़त्म होगा। अब होती थी यहाँ पे वोटिंग, है ना। अब इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, वोटिंग कराते हैं। तो वोटिंग, ये तो तुम्हारा देखो, ये जो मैंने अभी बात कही आप लोगों से, वो हो गई तुम्हारी क्या, वैलिड थ्योरेटिकल डिफरेंसेस। ये जो मैंने अभी बात आप लोगों को बताई है, इसको अपन क्या कह रहे हैं, वैलिड थ्योरेटिकल डिफरेंसेस, यानी कि दोनों की थ्योरी एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। वो कह रहा है भाई स्पोर्ट वाले कोटा पे ख़त्म करो पैसा, वो कह रहा है इस चीज़ पे ख़त्म करो पैसा, विकास तो दोनों से होगा, है ना। अब किससे अच्छा विकास होगा, किस में स्कोप अच्छा है, स्कूल का विकास स्पोर्ट्स से अच्छा होगा या फिर स्कूल का विकास कल्चरल एक्टिविटीज़ से अच्छा होगा, जिससे अच्छा होगा उस पर हम पैसे को क्या कर देंगे, ख़त्म करेंगे। इसका फैसला कैसे लें, तो इसका फैसला लेने के लिए उन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम सभी को वोटिंग का अधिकार देते हैं, वोटिंग का राइट देते हैं, यूनिवर्सल वोटिंग राइट। हम ना जाति देखेंगे, ना धर्म देखेंगे, ना अमीर को देखेंगे, ना गरीब को देखेंगे, ना ये देखेंगे कि वो महिला है, ना ये देखेंगे कि वो पुरुष है ना, ना ये देखेंगे कि वो कौन से पद पर रहा है पहले, है ना, PM है कि CM है कि राष्ट्रपति है, क्या है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अगर इनकी एज इतनी है तो इन सब को एक वोट देने का अधिकार होगा, और फिर हम क्या करेंगे, फैसले लेंगे वोटिंग से, है ना। तो संविधान सभा में हर चीज़ पर बहस हुई, जो भी संविधान में डाला गया था
हर चीज़ पर बहस होती थी। जैसे कि बहसों की मुख्य मुद्दे क्या होते थे? शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत? शुड द गवर्नमेंट सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, है ना। सेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति के पास हैं, है ना, और डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि सारी शक्तियों को हमने क्या कर दिया है, बांट दिया है। अब इस पर क्या होगी, डिबेट होगी, बहस होगी, किसमें? संविधान सभा में, है ना। तो इन पर बहस होती थी। राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, है ना, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए बिटवीन स्टेट्स, इस पर बहस होती थी, है ना, इनके संबंध कैसे होंगे। न्यायपालिका की शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, यानी कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी के जुडिशियरी को हम कौन कौन सी पावर दे सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बहस होती थी, है ना। और क्या बहस होती थी? संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ना। जो तुम्हारे प्रॉपर्टी राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लोगों के प्रॉपर्टी राइट को, या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर बहस हुई, है ना। ये तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इन पर बहस हुई थी। लेकिन संविधान में जो भी लिखा है उस हर एक वर्ड पर क्या हुई थी, बहस हुई थी, सिर्फ इसको छोड़ करके, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज को छोड़ करके। द सोल एक्सेप्शन, इकलौता अपवाद था जिस पर संविधान सभा ने कोई बहस नहीं करी और कहा कि इस पर हम सब सहमत हैं, है ना। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद वोट देने का क्या अधिकार होना चाहिए, तो सबने कहा कि हाँ होना चाहिए। क्या जाति के आधार पर भेदभाव करना चाहिए? नहीं। क्या लिंग के आधार पर भेदभाव करना चाहिए? नहीं। क्या धर्म के आधार पर? नहीं। अमीरी गरीबी के आधार पर? नहीं। किसी भी, है ना, उस चीज़ के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और सबसे पूछा, सबने ठोक करके कहा कि हाँ ये बात एकदम सही है ना, इसको डाल दिया जाए संविधान में। तो इस तरह से सोल एक्सेप्शन है कौन सा, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज। डेफिनेशन उसकी यह है कि सबको वोट देने का अधिकार था, किसी भी चीज़ के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक विवेक और बहसों का दस्तावेजीकरण, है ना, पब्लिक रीजन्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये लोग क्या करते थे, जो भी बहस होती थी, है ना, आज बहस हुई, उस बहस को पब्लिक में क्या कर देते थे, है ना, पहुंचा देते थे, पब्लिकली उसको पब्लिक कर देते थे कि अब इसको जनता को पढ़ने के लिए डाल दो, है ना। तो न्यूज़ चैनलों पर हो गए, अखबारों में खबर हो गई कि आज संविधान सभा ने इस मुद्दे पर क्या की है, बहस की है। तो फिर आपकी इस पर क्या राय है? तो हम तुम्हारे जैसे लोग, देश के आम नागरिक लोग, वो क्या करते थे, वो जो भी उनकी राय होती थी, जो भी बहस होती थी, जो भी उनका मत होता था, वो लिखते थे एक पेपर पर और चिट्ठी पर, और संविधान सभा को क्या कर देते थे, भेज देते थे, है ना। संविधान सभा पे सोचो उनको पढ़ती थी कि जनता की क्या राय है, तब जा कर के कोई चीज़ संविधान का हिस्सा बनती थी, है ना। इस तरह से हमारी संविधान सभा क्या करती थी, काम करती थी, ठीक है। इसीलिए तो टाइम इतना ज़्यादा लगा बनाने में, 2 साल 18 महीने, 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती थी, बहस होती थी, है ना। चलो बताओ, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान, यानी कि कौन सा क्लॉज था जो लगभग बिना किसी वाद विवाद या बहस के पास हो गया था? हाँ, यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज, है ना। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, सार्वभौमिक मताधिकार का वास्तविक अर्थ क्या है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज? इसमें सर किसी भी धर्म, बिना जाति, लिंग के भेदभाव के बिना और 18 वर्ष की उम्र के लोगों को वोट दिए जाने का अधिकार था, है ना। यही इसका अर्थ, बस इसी का यही बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के बीच होने वाले विभिन्न मतभेद मुख्य रूप से किस पर आधारित थे? यानी कि द वेरियस डिफरेंसेस एंड डिबेट्स अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर प्राइमरीली
बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड होते थे? उनके व्यक्तिगत स्वार्थ और निजी लाभ पर, यानी कि द पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइवेट गेन्स, है ना, या उनके संकीर्ण सामुदायिक हितों पर, यानी कि द नैरो कम्युनिटी इंटरेस्ट। नहीं, मतलब भी समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं वैसे ही कर रहे हैं? सेकंड वाले का समझ नहीं आया। सेकंड वाले का समझ नहीं आया? एक तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट हो गई, इसके लिए वो करते थे, बहस करते थे कि नहीं मैं तो इस जाति से हूँ और मेरी ये कंपनी है, एक काम करते हैं ऐसा लॉज बना देते हैं, ऐसा कानून इसमें डाल देते हैं जिससे मुझे क्या हो, फ़ायदा हो। क्या ऐसा कुछ होता था? नहीं। या फिर ऐसा कि ये मेरा समाज है ना, इस समाज को मैं कुछ फ़ायदा दिला सकूं, मैं जिस जाति धर्म से आता हूं उस जाति धर्म को क्या हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए, ऐसा कुछ। तो अगला, वैध सैद्धांतिक आधारों पर, यानी कि वैलिड थ्योरेटिकल ग्राउंड्स, है ना, वैलिड थ्योरेटिकल ग्राउंड्स पर चर्चा होती थी, है ना। अगला, विदेशी शासकों के दबाव पर, यानी कि द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन रूलर्स। नहीं, थर्ड वाला सही है। वैलिड थ्योरेटिकल डिफरेंसेस के बेस पर क्या होती थी, चर्चाएं होती थी, बहसें होती थी, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, संविधान सभा की बारीक बहसों और चर्चाओं की तुलना इतिहास के किन दो महत्वपूर्ण अध्यायों से की गई है? मैंने आप लोगों को ये नहीं बता पाया, यानी कि द डिटेल्ड एंड प्रिसाइज डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आर हिस्टोरिकली कंपेयर्ड टू विच टू मोन्यूमेंटल चैप्टर्स। ये लिख लो, है ना, इसमें इस वाले पॉइंट में लिख लो ये, ठीक है। लिखना, दीज डिबेट्स are popular were published in these debates were published in several thick volumes अगर तो नहीं लिख पा रही हो तो बगल की में से लिख लियो, ठीक है, नहीं आके में से। एंड आर कंसिडर्ड एज हिस्टोरिक HISTORIC, HISTORIC as the French and American Revolution, तो देखो, संविधान सभा की कार्यविधि, ये हमारा अगला टॉपिक है ना, प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली। अपन को देखना है कि एक्चुअली हमारी जो संविधान सभा थी वो किस तरह से काम करती थी। इसके लिए हम लोगों ने 8 कमेटियां बनाई थी, कितनी कमेटीज़, है ना, और 8 कमेटियों के अलग अलग क्या थे, चेयरपर्सन हुआ करते थे, जिनमें से मैंने कुछ के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू, ये कुछ प्रमुख थे, है ना। ये 4 स्कूल के ऐसे हेड बॉय समझ लो जिनमें आपस में एकदम नहीं बनती है, एकदम नहीं, है ना, बिल्कुल भी नहीं बनती। हालांकि नेहरू और क्या नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये दोनों एकदम क्या नाम है लेफ्ट और राइट हैंड थे, किसके, गांधी जी के, है ना, लेकिन फिर भी इन दोनों में भी क्या हो जाती थी, बहस हो जाती थी। और ये भाई साहब तो किसी की सुनते ही नहीं थे। हाँ, डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनको किसी की नहीं सुननी है, हमेशा इन पर सब पर आरोप लगाते रहते थे, है ना। ऐसे राजेंद्र प्रसाद। तो कहने का मतलब ये है, ये एक स्कूल के 4 ऐसे हेड बॉय थे जिनकी आपस में एकदम नहीं बनती थी, लेकिन जब स्कूल का फंक्शन आता था तो उस फंक्शन में सारे अपने मतभेद भुला करके उस फंक्शन को क्या करते थे, ठीक से अटेंड करते थे और उसको पूरा अच्छे से समाप्त हो, इसके लिए वो क्या करते थे, काम करते थे। अगर कोई बच्चे की कोई शिकायत है ना, तो उस बच्चे की लिखित शिकायत है तो उस लिखित शिकायत का भी क्या करते थे, लिखित में ही जवाब देते थे, है ना, ताकि ट्रांसपेरेंसी क्या रहे,
बनी रहे। तो इस तरह से वो काम करते थे। जिस तरह से स्कूल के फंक्शन का मैंने आप लोगों को बताया, कुछ ऐसे ही हमारी क्या थी, संविधान सभा थी जो कि काम करते थे, है ना। इनकी आपस में एकदम नहीं बनती थी, लेकिन जब मुद्दा आता है ना किसी टॉपिक पर, किसी क्लॉज पर बहस करने का, तो फिर सब के सब क्या होते थे, उस पर बैठ करके बहस करते, अपने सारे मतभेदों को बुला करके और उस पर अपने फैसले लेते हैं ना। कैसे, पहले तो कंसेंसस के द्वारा फैसला लिया जाता था। जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पर कुछ कहूँ कि कल हमें ऐसा करना है, तो आप लोगों में से कुछ कहेंगे हाँ ठीक है सर, कुछ कहेंगे नहीं सर, है ना, या सब कह देंगे हाँ ठीक है सर, या सब कह देंगे नहीं सर, है ना। तो ऐसा कुछ ऐसी राय ली जाती थी संविधान सभा में सबकी, क्या ऐसा होना चाहिए, है ना। अगर सबने कह दिया हाँ होना चाहिए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो फिर क्या होता था, जब ना करते थे तब आता था वोटिंग की बारी, है ना। फिर वोटिंग करते थे। अब वोटिंग, जिस पक्ष पर वोटिंग ज़्यादा होगी उसको फिर क्या होता था, वो फैसला फिर माना जाता था, है ना। तो निर्णय ऐसे होता था। उसके बाद शंका का समाधान भी होता था, है ना, रिजोल्यूशन ऑफ डाउट्स, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख देना, हर शंका का समाधान लिखित रूप में होता था। एवरी कंसर्न और ऑब्जेक्शन और ऑब्जेक्शन was addressed in written, addressed in written, addressed in written। तो यहाँ पर जो भी डाउट्स होते थे, है ना, उन डाउट्स का समाधान कैसे होता था, लिखित में, ठीक है। और इस संविधान सभा के बारे में कुछ टाइमलाइन दी गई है जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं इसको, है ना। टोटल ड्यूरेशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन करके तैयार हुआ था। और कुल मीटिंग डेज कितने थे, 166 दिन, है ना। अब ऐसा नहीं है कि क्या नाम, हर रोज़ संविधान सभा में जा रहे हैं, हर रोज़ बहस कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं होता था। सेशन चलते थे, है ना, सत्र चलते थे, उन सत्र में ही बैठा था। जैसे अभी सत्र चल रहा है, मानसून सत्र, है ना, उसका पार्लियामेंट का, तो मानसून सत्र चल रहा है, अभी डिबेट करेंगे। ये लगभग हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन डिबेट करें, 30 दिन डिबेट करें, है ना, 10-15 दिन ही होते थे। तो ऐसे बीच बीच में संविधान सभा के जैसे सांसद बैठते हैं अभी पार्लियामेंट में, डिबेट करते हैं, है ना, मुद्दों पर। वैसे ये लोग क्या करते थे, कानून जो भी बनाते थे, संविधान में जो भी क्लॉज ऐड करना होता था, उस पर डिबेट्स होती थी। तो ऐसी डिबेट के कितने दिन चले, लगभग 166 दिन, ठीक है। उसके बाद ये पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके, उसके संविधान सभा के अंदर बैठ करके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, जनता को भी तो पता चलना चाहिए, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी डिबेट्स होती थी उनको सबको न्यूज़पेपर में, है ना, निकलवा देते थे कि आज हमने इन मुद्दों पर क्या करी थी, डिबेट्स करी थी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ठीक है। तो ये हुआ। अब बताओ कुछ क्वेश्चंस, चल बता। विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए संविधान सभा की कुल कितनी मुख्य कमेटियां थीं? मैंने तो उससे पूछा था। इसलिए मन बोल रही मैं को बोलो देखो मुझे मन लिखा भी तो परफेक्ट नहीं पड़ा हाँ चलो बताओ, विच ऑफ द, चलो इसको सब बताना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज फियर्स क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड महात्मा गांधी, accusing them of not doing enough for the upliftment of scheduled castes। यानी कि निम्नलिखित में से कौन से हाँ, कौन से नेता कांग्रेस
और महात्मा गांधी के कड़े आलोचक थे तथा उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। भीमराव अंबेडकर, है ना। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में अधिकांश निर्णयों को लेते समय किस प्रक्रिया को प्राथमिक आधार बनाया गया ताकि किसी खास हित समूह के पक्ष में फैसला ना हो? सैनिक तानाशाही यानी कि मिलिट्री डिक्टेशन, या फिर आम राय कंसेंसस, या फिर गुप्त मतदान यानी कि सीक्रेट बैलेट, या फिर लॉटरी सिस्टम? सेकंड, है ना, कंसेंसस। ठीक है। भारतीय संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में कुल कितना टाइम लगा? टोटल टाइम टेकन बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 मंथ, है ना। अगला क्वेश्चन बताओ, 2 वर्ष 11 महीने की समय अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल कितने दिनों की बैठकें चली? 166। बस हो गया। एक क्वेश्चन लेके आएंगे, एक क्वेश्चन लिखना, ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो, संविधान सभा में है, इंग्लिश में लिखो। चलो, डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर, डिस्क्राइब द जनरल प्रोसीजर adopted by the Constituent Assembly for making decisions and resolving members concern and arguments। अब आप लोगों के पास 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जिनके आंसर तो मैं लिख के लेके आने हैं, ठीक है। कल चेक करूंगा मैं, और चीटिंग से लिख के लेके आओगे तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। इसलिए चीटिंग से लिखना नहीं, क्योंकि तुम AI से लिख के लेके आओगे मैं तुरंत पहचान लूँगा, एक भी गलती नहीं होगी उसमें, है ना, बढ़िया एकदम शुद्ध होगा, नीट एंड क्लीन, ठीक है। हाँ, गलती करके लाएंगे, मैं तब भी समझ जाऊँगा। हिंदी में लिखो, संविधान सभा में लिखो क्वेश्चन,